कि हमारे इंडियन पाकिस्तानी के लिए तो बहुत ईजी हो जाता है, उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हम इंडिया पाकिस्तान से बाहर है। हाँ, हमको ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान से यहाँ है या इंडिया से हम यहाँ पे। नहीं सर, वो तब बाहर लगता है जब फाइन होता है। यह एयरपोर्ट आने वाला है या कसीनो आ रहे हैं भाई। अरे ये मेरे बता, ओह तौबा। तो फिर भले दुनिया ना बोल दे, मैं करूँगा। जिदी राठौर। बट व्हाट मेक्स यू गेट अप एवरी मॉर्निंग? तो बाथरूम में नहाते नहाते मेरा एक सॉन्ग होता है, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हर सुबह नया कोई काम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देंगी, खाने नहीं देंगी, पीने नहीं देंगी। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, प्यार। बड़ा धोखा होता है प्यार। जिसके साथ ही ये शो खत्म। मेरा सेलिब्रिटी क्रश कौन है आजकल? मैं प्रियंका चोपड़ा पहले से थी, तो अभी भी प्रियंका चोपड़ा पसंद है। अभी भी? हाँ, बस वो अच्छी है, अपने एज के हिसाब से ठीक है वो। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, तो ये गाना मेरा बहुत ही फेवरेट है। क्या बात है सर, ये काश आपके पास इतनी हिम्मत हो कि आप अपने बेगम के सामने भी ये गाना गा सकें। मगर मुश्किल है। एक्सक्यूज मी, बट साहब के साथ प्रोग्राम मेरा जरूर देखिए। अस्सलाम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भट्ट एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट। आपको पता है दुबई के अंदर ना हर चीज़ महंगी होती है, और दुबई के अंदर जिस तरह प्रोग्रेस हो रही है आपको वंडर्स बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, मगर यहाँ की एक ख़ास बात ऐसी है कि जिस तरह बिल्डिंग्स इतनी हम आला शान देखते हैं, उन बिल्डिंग्स के पीछे हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि यार क्या सोच होगी, क्या विजन होगी। आई थिंक एक बंदे की विजन तो एक स्टैब्लिश हो चुकी हुई है, क्योंकि दुबई में आप लैंड होते हैं तो आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। ही इज़ एवरीवेयर, रैग्स टू रिचेस वाली इनकी स्टोरी है। ही इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय सेलिब्रिटीज़, ही इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय सोशल मीडिया, ही इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल वुमेन। काश मैं भी ये इनके कदमों पे चलना शुरू हूँ, मगर ही लिटरली नीड्स नो इंट्रोडक्शन व्हेन यू आर इन दुबई। प्लीज़ आज इट्स माय ऑनर to interview him for the show. Please welcome Rizwan Sajan Sahab, the 1% legend. Sir, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भट्ट साहब, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। और मेरी भी एक प्रिविलेज है आपसे बात करने के लिए। आई हैव बीन वाचिंग योर पॉडकास्ट अ लॉट एंड यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू सर। आपकी टीम ने मुझे कहा था आपने ये नहीं पूछना, वो नहीं पूछना, वो नहीं पूछना, और आप पहला सवाल क्या करेंगे? तो मेरा पहला सवाल ही यही है, आपका ATM पिन क्या है? मेरा ATM पिन क्या है? मुझे मना किया था, तो मैंने कहा फिर मैं ऐसी कोई चीज तो ATM पिन बता दो जब ना। ठीक है, वो अभी मैंने आज बता देता हूँ, कल चेंज करेंगे। चले आज बता दें, फिर आज बता दें। 786। हाँ सर, हमें पता है झूठ होते 4 होते हैं। लास्ट वाला नंबर आप गैस कीजिए। बस आज थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। मैं एक चीज़ ज़रूर, मतलब माशाल्लाह सोशल मीडिया और जिस तरह आपने उसको यूज़ किया, यूटिलाइज किया प्रॉपर्टी के अंदर, एंड डू यू थिंक इन द बूम, जो प्रॉपर्टी का बूम आया था, सोशल मीडिया आपने डिज़ाइन करके किया था या एक्सीडेंटली किसी ने कह दिया था कि सर आ जाएं, इस पे आ जाएं? एक्सीडेंटली हुआ है, बाकी एक्सीडेंटली हुआ। ये मुझे सोशल मीडिया पे लाने वाला मेरा नेव्यू है, अजहर साजन। तो वो सोशल मीडिया उसने स्टार्ट किया था। उसका एक दोस्त थे फहद ने उसको बोला कि मुझे रिजवान अंकल का सोशल मीडिया स्टार्ट करना है। एंड वे लोग दोनों मेरे पास आए कि अंकल आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे आए हैं, और वो भी टिकटॉक पे आई है। तो मैं हंसने लगा उनको, यार रिजवान साजन टिकटॉक पे आएगा, क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? बिल्कुल। तो बोले सर एक बार मेरी बात सुनिए, एक बनाइए आप वीडियो, इफ ऑन माय इंसिस्टेंस मेक वन वीडियो। और हमने खाली सिंपल सा वीडियो बनाया, आई एम रिजवान साजन एंड आई एम गोइंग टू बी ऑन सोशल मीडिया एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय व्यूज ऑन टिकटॉक ऑन रिक्वेस्ट ऑफ माय nephew Azhar Sajan, and I hope you're going to like that. Now that simple video which I posted, जो पोस्ट किया था हमने, went into millions of views. क्या okay? फहद परेशान, अजहर परेशान, मैं खुद परेशान कि ये व्यू कि मैंने इसमें कोई डांस भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने अनाउंस किया कि आई विल बी शेयरिंग सम इनसाइड ऑफ माय स्टोरीज एंड ऑल दैट। तो मुझे अच्छा लगा कि यार इतना लोग लाइक कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, एंड दिस इज अ गुड वे ऑफ रीचिंग टू सो मेनी पीपल, एंड दैट हाउ वी केम इनटू द सोशल मीडिया। क्या बात है सर। अब तो लोग लिटरली आपको देख के, दुबई के अंदर अगर आप देखें तो वो जो सोशल मीडिया वाला एक बूम आया है और प्रॉपर्टीज़ को इस तरह शूट किया जाता है कि जैसे अंबानी की शादी हो रही हो, उस तरह आप कह लें कि आपने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था। डू यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि सोशल मीडिया के बगैर प्रॉपर्टी का कोई आगे फ्यूचर नहीं है? ऑफ कोर्स फ्यूचर है, बट सोशल मीडिया में अगर तुम आ सकते हो तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। And if you are able to brand yourself, brand your company on the social media and being an owner of the company, if you are able to do that,
इट डेफिनेटली हेल्प्स यू अ लॉट, बहुत हेल्प करता है। मेरे बिजनेस में तो काफ़ी हेल्प करता है। लोग आते हैं मुझे हमारी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जस्ट बिकॉज दे हैव सीन मी ऑन द सोशल मीडिया, दे हैव सीन मी अ सर्टेन साइड ऑफ मी वेयर वी मेरा सोशल मीडिया एक सीरियस नहीं होता है, कुछ मजाकें होती है, अच्छे अच्छे बॉलीवुड स्टार्स मेरे साथ होते हैं, और एक अलग तरीके से हम लोग पेश करते हैं। वी डोंट टॉक ओनली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, कुछ ज्ञान भी देता हूँ मैं। तो वो सारा चीज़ मिक्स करके अगर करता है बंदा तो लोग पसंद भी करते हैं। और उसकी वजह से सोशल मीडिया क्या होता है कि व्हेंस यू शेयर, एक आपको एक नजर आता है व्यूज, सेकंड थिंग होता है एक शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स यू गेट ऑन अ वीडियो। that shares when you have, for example you have 1,000 shares, that 1,000 shares actually multiply into hundreds of thousands because वो किसी और ने व्हाट्सएप में डाला, किसी और ने व्हाट्सएप में डाला, तो एक अवेयरनेस बड़ा ग्रोथ होता है भाई। बेशक सर होता है। आप विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years दुबई को आपने टेक ओवर किया, हालांकि आई हैव बीन टू योर ऑफिस मेनी years ago also. What is the difference between the buying power जो 10 साल पहले थी और अब जो है? बिकॉज दुबई एक्सप्लोड हुआ है, और एक वो पहले आज से 10 साल पहले एक वो उसका बबल था, बर्स्ट हुआ और वो सारा कुछ। डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लॉन्ग टर्म गेम नाउ? 10 साल पहले जो बूम आई थी दैट वाज द आर्टिफिशियल बूम। आर्टिफिशियल बूम मतलब था कि वो फ्लिपर मार्केट थी, आज मैंने प्रॉपर्टी ली और मैंने उसको बेच दी 2 महीना 3 महीने के बाद। सो द लॉट ऑफ द इन्वेस्टर्स हु केम इनटू द मार्केट वो सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में आया। बिल्कुल। उस वक्त कोई अपना वो चार्जेस भी नहीं थी, 4% या रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपने खरीदी, और आई थिंक उस वक्त 2% चार्ज था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन वो उसकी भी जरूरत नहीं थी, आप लाइन में खड़े रहो और प्रॉपर्टी ली और 1 महीने के बाद वो रजिस्टर किए बगैर उसको आप 2%, 5%, 10% पे आप उसको बेच सकते थे। और वो बूम was too much, very scary and very, because a lot of people used to tell me, Rizwan, you are into building material, आप जानते हो सब कॉन्ट्रैक्टर को, कंसल्टेंट को, you should be the first one to start the business, but somehow एक जहन में बात थी कि जो चीज इतनी ऊपर जा रही है ना वो इतनी चीज जाएगी नीचे। और आई भी। अच्छा, और मेरे अंकल ने सिखाया था कि रिजवान एक चीज याद रखना बिजनेस के अंदर, एनीथिंग व्हिच गोज अप सो फास्ट इट हैज टू फॉल डाउन सो फास्ट। ओके, एंड बिकॉज वो जहन में था, मुझे लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है और मुझे इसके अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए। और ट्रस्ट, थैंकफुली उस वक्त मैंने उस बिजनेस के अंदर हाथ नहीं डाला। मार्केट जब स्टेबलाइज हुई, एक्सपो 2020 अनाउंस हुआ, तब यहाँ पे एक्सक्रो अकाउंट स्टार्ट हुआ, तब हम वो बिजनेस के अंदर आए। उसके बाद काफी टाइम लगा मार्केट को उठने को, बिकॉज इनिशियली लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट मनी। तो एक ट्रस्ट था, काफी ज्यादा सर, वो ट्रस्ट था, वो को बिल्टअप करने के लिए टाइम लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर द कोविड जो दुबई ने जोर पकड़ा है, जिस तरह से कोविड में संभाला लोगों को, जिस तरह से यहाँ पे हार्डली एनी डेथ्स हुए, हर एक बंदे को ध्यान रखा गया, हॉस्पिटल इतने पैदा किए, लोग यहाँ आने सेटल हुए, सिक्योरिटी स्टार्ट किया, गोल्डन वीजा इंट्रोड्यूस किया, आपको स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, वो सब अलग अलग इनिशिएटिव स्टार्ट की, तब कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का बढ़ा। बिकॉज उस वक्त कोविड के बाद दुनिया में हालत काफी बिगड़ने लगी और दुबई के अंदर हालत काफी सुधरने लगी। हाँ जी। एंड उसका फायदा दुबई को बहुत हुआ, बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल जब ये आया दुबई के अंदर तो लोगों को लगा कि नहीं यार दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज ये, और खास करके हमारे इंडियन पाकिस्तानी के लिए तो बहुत ईजी हो जाता है, उनको ऐसा लगता ही नहीं कि हम इंडिया पाकिस्तान से बाहर है। हाँ, हमको ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान से यहाँ है या इंडिया से हम यहाँ पे। नहीं सर, वो तब बाहर लगता है जब फाइन होता है उस बाद में एहसास होता है ओ हम दुबई में आए हुए हैं क्योंकि फाइन भी रेयरली अगर आप कोई गलत काम करो तो, वरना अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो दुबई ऐसी कोई जगह नहीं है भाई। हाँ वैसे अब मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि अब आप देखें सऊदी अरब में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, रियाद आ रहा है और जी अबू धाबी आ रहा है, कतर और ये सारे जहाँ आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक कि दुबई के अंदर क्या सस्टेनेबिलिटी आपको कहाँ नज़र आ रही है अगले 5 साल के अंदर? विल इट बी competing against them or will it be working with them? See, Dubai is going to grow up like anything. जो आप दुबई आज देख रहे हो ना, is only, जिसको बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे वाह, और इतना लंबा जाने वाला है दुबई, और जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, और नया एयरपोर्ट आने वाला है, तो उन्होंने अनाउंस किया नया एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ कसिनो आ रहे हैं भाई। अरे ये मेरे बता, ओह तौबा जिस शहर में कसिनो आ गया मेरे भाई, उस शहर में आग लगने वाली है प्राइजेस की। ओके, अगर आप कंपेयर करो मकाओ को, आप कंपेयर करो लास वेगास को, और जो भी शहर में आप देखो कसिनो आ गया वहां पे इसको। एंड प्लस उसके अलावा यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और छोटा सा दुबई हमारा कितना वेरी स्मॉल, टोटल पॉपुलेशन 3.5 मिलियन है, 35 लाख लोग रहते हैं सिर्फ। 35 लाख 35 लाख कुछ भी नहीं हुआ भाई। आपके कराची का पॉपुलेशन कितना है?
सर हमारा तो नहीं, कराची का छोड़ो, पूरा पाकिस्तान का नहीं, मैं कराची का पूछ। सर हम लोग 26 करोड़ की आवाम है और कराची का मेरा ख्याल है कोई 7-8 करोड़ बंदा आराम से रहता होगा। ओके, यहाँ सिर्फ 35 लाख की बात कर रहा हूँ मैं। वाह वाह वाह। तो कैन यू इमेजिन इट्स सो स्मॉल फॉर अस टू ग्रो इवन 50%, वी आर टॉकिंग अबाउट 15 लाख और डालने हैं। तो वो 15 लाख अगर ऐड हो गया तो दुबई तो बल्ले बल्ले हो जाने वाला है। और लैंड तो इतना सही लैंड है, प्राइम लैंड की बात कर रहा हूँ, प्राइम लैंड बहुत कम लैंड है। तो दुबई का जो प्राइम लैंड कम है बिकॉज आबादी कम है, और जिस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो प्राइजेस जो शूट अप होने वाले इन द नेक्स्ट 3 to 4 years टाइम इज वेरी 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 एक्सपोर्शनली हाई। आई डोंट नो द प्राइसेस इन पाकिस्तान। मैं अगर इंडिया से कंपेयर करता हूँ, इंडिया से आज की तारीख में पाकिस्तान, दुबई इज चीपर देन लॉट ऑफ cosmopolitan cities of India. Like it's cheaper than Mumbai, it's cheaper than Bangalore, it's cheaper than many cities of the जो बड़ी cities। दिल्ली से बहुत सस्ता है अपना। दिल्ली से लाख रुपया 1.5 लाख रुपया फुट है वहाँ पे। यहाँ पे 60-65 हज़ार रुपीज, इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करो तो पर स्क्वायर फीट में। वैसे यहाँ भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो ट्रेंड चेंज हो रहा है। बिल्डिंग्स की जगह अब लोग प्रेफर करें विलास को। देयर more on that side. Do you think the rent market is going to be more stronger या the building market is going to be more stronger? Because आप दोनों में डील कर रहे हैं। हाँ, रेंट से अगर किसी को ROI, अगर उनको रेंटल कमाना है ना, तो आपको विलास या टाउन हाउसेज में रेंटल नहीं मिलेगा। आपको रेंटल सिर्फ अपार्टमेंट में मिलेगा। आप अगर रहना है तो यस ऑफ कोर्स, लॉन्ग टर्म रहना है आपका प्लान, तो यस यू हैव टू गो फॉर ए टाउन हाउस और ए विला। बट इफ यू वांट अ लॉन्ग टर्म रेंटल कि मुझे रेंट कमाना है, इसके ऊपर से 8-10% रेंट कमा रहा है, तो अपार्टमेंट में मिलेगा आपको। अच्छा, एंड यू थिंक कि ये वाली मार्केट जो इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल? बिकॉज कई एरियाज में बहुत ज़्यादा एकदम लोग कहते हैं कि अच्छा तुम यहाँ रह रहे हो। दुबई के अंदर ये बहुत ज़्यादा है, वो जो क्लास वाला एक है ना, अच्छा जी मैं JBR में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ। डू यू थिंक प्राइम लोकेशन और आपकी जो रेजिडेंशियल में है, दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट में कितना फिर फर्क आएगा? प्राइम लोकेशन हमेशा, दुबई नहीं, कोई भी कंट्री के अंदर, कोई भी सिटी के अंदर हमेशा प्रॉस्पर करेगा। किसको प्राइम लोकेशन बोलता हूँ? जैसे फॉर एग्जांपल आप मरीना JBR बोलते हो, उसको प्राइम लोकेशन बोला जाएगा। आप वो सैचुरेट हो गया, बिजनेस बे है, प्राइम लोकेशन है। आज डाउनटाउन सैचुरेट हो गया, लेकिन डाउनटाउन के बिल्कुल बाजू में एक गली छोड़ के बिजनेस बे है, बुर्ज खलीफा के सामने 100% प्राइम लोकेशन है। मरीना आपको, जैसे आपने बोला सैचुरेट हो गया, उसके सामने क्या है? JLT क्या है? जुमेरा लेक टावर, 100% प्राइम लोकेशन, पूरा दरिया के सामने है। वहाँ आपको 100% बेटर रिटर्न, बेटर एप्रिसिएशन, ये चलते ही रहेगा। और दरिया के सामने कोई प्लॉट है मरीटाइम सिटी के अंदर या पाम के अंदर, वो हमेशा अप्रिशिएट होगा। सर आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे जब कोई ना कहता है ना तो मैं मैं उसकी सुनता नहीं हूँ, मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ। ये बचपन से आदत थी या ये रियल स्टेट में आके अपनी ये आदत? बचपन से आदत थी, करना है वो करना है, जो करना है वो करना है। क्या बात है सर। तो वो फिर मतलब जो करना है, फिर ये भी मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ, बिकॉज यू एज अ पर्सन हैव बिकम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फिगर फॉर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, अ लॉट ऑफ इंडियन कम्युनिटीज, कि हाँ यार दुबई इज अ लैंड जहाँ हम लोग आके वी कैन गेट अ फॉर्चून। हालांकि इंडिया के अंदर भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्चून्स मेक किए हैं। व्हाट यू सी your legacy in the next 10 to 15 years for our Asian community? So when I say करना है, जो करना है, of course when I जो करना है 100% मैं करता हूँ, लेकिन एक बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेके करता हूँ कि मुझे पता है कि ये करने से ये होगा और ये मेरा नुकसान होगा, ये मेरा फायदा होगा। तो कभी मैंने फायदा देख के काम नहीं किया है। मैंने हमेशा बिजनेस को, हमेशा ये नुकसान कितना होगा वो सोच के मैंने बिजनेस काम। अच्छा जी। मतलब एक बिल्डिंग बनाया मैंने, बिल्डिंग बनाने का सोच रहा हूँ मैं, ये बिल्डिंग का इतना इन्वेस्टमेंट है, अगर बिक गया तो इतना फायदा होगा, वो तो कोई भी हिसाब करेगा, चालू कर देगा। लेकिन अगर नहीं बिका तो कितना नुकसान होगा, नुकसान को झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा, वेदर आई विल विथस्टैंड दैट, उसको किस तरह से, अगर नुकसान हुआ तो कैसे उसको मैनेज करूंगा, वो अगर फॉर्मूला फिट होता है तो फिर भले दुनिया ना बोल दे, मैं करूंगा वो। क्या बात है, जिद्दी हैं आप, मतलब आप जिद्दी राठौर। ऑब्वियस बात है, यू केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बिगिनिंग, और इंसान जब इतना एक्सपोजर देखता है अपनी ज़िंदगी में कि आपने ज़ीरो को भी टेस्ट किया है, आपने सक्सेस को भी टेस्ट किया है। आपने एक इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात की थी कि खुदा न खासा अगर कल को ये सब कुछ चला जाता है तो मैं फिर से शुरू कर लूँगा, ऑफकोर्स फिर से बागड़ा लगा लूँगा। मैंने बोला था कि फिर से रेटी लगा लूँगा, क्या बोलते हैं, अपनी लारी लगा लूँगा। हाँ सर, मतलब कहाँ से हिम्मत कहाँ से आती इतनी ज़्यादा कि यार ये हिम्मत मैं बताऊँगा आपको। सिंपल ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ बिकॉज मैं कुवैत में अच्छे खासे जॉब में था। आई वॉज दैट टाइम बिजनेस नहीं कर रहा था मैं, और उस ज़माने में 15-20 हज़ार दिरहम कमा रहा था। 15-20 हज़ार दिरहम मतलब अगर आप देखो 1500 to 1800
कुवैती दिनार, यानी 15 से 20 हज़ार दिरहम मेरी सैलरी थी विद कमीशन, अच्छे से अच्छे 5 स्टार लोकेशन में ठहरा हुआ था, गाड़ी मेरे पास बड़ी थी, मैनेजर का पोस्ट था। सदाम हुसैन आ गया कुवैत के अंदर और हमको वहाँ से भागना पड़ा। भागना पड़ा मतलब काम दाम छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ बैठ गया था। तो उस टाइम पे बंदा क्या करेगा, घर पे बैठेगा, आराम करेगा कि यार ठीक है पैसे बनाए हुए, कुछ ना कुछ वॉर खत्म हो जाएगा, बना लेगा। उस वक्त लारी लगाई थी मैंने तेल की लारी लगाई थी। वाकई ये आई मीन आई हैव फोटोग्राफ्स, बताऊंगा। वाह वाह वाह। तेल की लारी लगाई थी उस वक्त हमने। क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम रखना, टेलीग्राम बेचने की लारी लगाई थी कि आपका टेलीग्राम हम पहुंचा के आएंगे बसरा के। मतलब I kept myself moving because मुझे वो शर्म बात की चीज नहीं थी कि यार मैं मैनेजर हूँ, इतने बड़े कंपनी का जैसे डैन्यूब का मैनेजर हूँ और आज लारी लगानी पड़ी। लगा लेंगे भाई, क्या फर्क पड़ता है, हम पैदा उसी तरह से हुए। शेख मोहम्मद ने भी यही बताया था कि कल उठ के अगर मुझे डेजर्ट में जाकर बैठना है तो मैं बैठ जाऊंगा, बिकॉज हमारा रूट वही है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। क्या बात है सर। आप हर रोज सुबह उठते हैं, यू हैव माशाल्लाह एन आर्मी वर्किंग फॉर यू। मेन मोटिवेशन क्या होती है रोज? क्योंकि देखिए आपने यू मेड इट माशाल्लाह, आपका सक्सेस हो गया है, आपकी एक स्टोरी आ गई हुई है, सारा कुछ आ गया, बट व्हाट मेक्स यू गेट अप एवरी मॉर्निंग? माय बाथरूम सॉन्ग। आई एम नॉट किडिंग। अच्छा जी, मेजोरिटी ऑफ द टाइम अच्छे मूड में होऊंगा, अच्छा सुहा होऊंगा ना, तो बाथरूम में नाते नाते मेरा एक सॉन्ग होता है, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हर सुबह नया कोई काम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देंगी, खाने नहीं देंगी, पीने नहीं देंगी। तो ये सुबह सुबह का सॉन्ग होता है। मेरी वाइफ बोलती पक गया हूँ मैं गाना सुन सुन के, बंद करो ये दुकान। सर इसकी वैसे टिकटॉक वीडियो हमें चाहिए। ये वाला गाना बड़े लोगों को इंस्पायर करने वाला है, बट एक्चुअली ये फैक्ट है। अपने आपको एक मोटिवेशन आता है, यार करना है काम, कुछ नया काम करना है, वो करते रहेंगे, नॉट जो कर रहे हो तो कर रहे हो, कुछ नया सोच के कुछ नया करो। माशाल्लाह योर सन ही इज फॉलोइंग योर फुटस्टेप्स आल्सो। बहुत लोग कहते हैं कि यार नहीं, मैंने जो हार्डशिप्स किए हैं वो तू ना फेस करी हो, ये दिस एंड दैट। ही वांटेड टू बी इन द प्रॉपर्टी बिजनेस, या आप चाहते थे कि वो कुछ और करे? कौन? योर सन? माय सन, ही वाज डूइंग डैन्यूब होम, ही स्टिल डूइंग डैन्यूब। डैन्यूब स्पोर्ट्स वर्ल्ड उसने बनाया। और प्रॉपर्टी में क्या हुआ कि अचानक बूम अच्छा खासा आ गया। मगर आपने नहीं कभी उसको कहा कि यार नहीं इस बिजनेस में ना, और ये दिस एंड दैट कुछ और कर लो? बिकॉज हमारे यहाँ ये बड़ा होता है ना कि भाई डॉक्टर किसी ने बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनो एंड ऑल दैट। सी लकीली क्या हुआ, व्हेन आदिल वाज ग्रोइंग अपना, वो जो भी ग्रेजुएट होके आया तो उसने मुझे कहा कि डैडी क्या करूँ मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा किस्सा मैंने शायद किसी इंटरव्यू में नहीं बताया। तो बोले डैडी आई डोंट वांट टू जॉइन योर बिजनेस। हिज फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ एंड आई डोंट वांट टू डू योर बिजनेस। आई सेड क्यों? ही सेड अगर मैं बिजनेस करता हूँ और कुछ मैंने अच्छा काम किया तो लोग बोलेंगे कि रिजवान साजन का बेटा था, चांस मिल गया, उसने बना लिया। और थोड़ा सा भी गलती से नुकसान कहीं कर दिया तो लोग बोले कि बाप ने बनाया, बेटे ने बिगाड़ दिया पूरा। वाह। तो वो उसने दिल पे ठान ली थी कि मैं तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन नहीं करूंगा। ओके। फिर बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, यू हैव द कैपेबिलिटी एंड आई कैन सी दैट कैपेबिलिटी इन यू। जैसे आज अंबानी के बेटे लोगों ने किस तरह से बिजनेस को बढ़ाया, और वही कैपेबिलिटी मैं तुम्हारे में भी देख रहा हूँ कि तुम भी मेरे बिजनेस को जो मैंने लेवल पे खड़ा किया, तुम इसको काफी ग्रोथ कर सकते हो। और वाकई में आज उसने डैन्यूब होम संभाल रहा है, डैन्यूब स्पोर्ट्स वर्ल्ड इतना बड़ा स्टार्ट किया है। प्रॉपर्टी में मुझे जरूरत पड़ी, मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे आगे यहाँ काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो उसको मैंने वहाँ पे उसको ट्रेन किया। 13 साल की उम्र से उसको हम लोगों ने काम करने लगाया था। फ्रॉम द ईयर ऑफ 13 हिज मदर एंड मी यूज्ड टू फाइट, इसको 13 साल के बच्चे को तुम काम पे लगा रहे हो। स्कूल हॉलीडेज में वो वेयरहाउस में बैठता था, काम सीखता था, लॉजिस्टिक्स में, इन द फाइनेंस, इन द ऑडिट, एवरी HR डिपार्टमेंट में। उसको जब वो 21-22 में ग्रेजुएट होकर बाहर आया ना, तो वो द रेडी बॉय, बट बिकॉज ही हैड सो मच कॉन्फिडेंस, बोले आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं करूँगा, आपके बिजनेस में नहीं आऊँगा। बट बड़ा टाइम लगा मुझे कन्विंस करने के लिए, आ गया। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ आ गया, बिकॉज हर एक बाप की खुशकिस्मती होती है कि बच्चा अपने साथ काम करे, एंड आई एम हैप्पी कि ही इज गिविंग मी सो मच ऑफ हेल्पिंग हैंड। सो व्हाट्स नेक्स्ट? दुबई के बाद क्या आपको नजर आ रहा है? मतलब दुबई में तो आपने झंडे गाड़ लिए, दुबई के बाद आपको फ्यूचर क्या नजर? मुझे दुबई में इतना प्यार हो गया है ना कि दुबई के बाद कुछ नजर ही नहीं आ रहा। फ्रैंकली मैं बताऊंगा, मुझे इतना प्यार दिया है दुबई ने, दुबई के लोगों ने, दुबई के यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो ऑल द पीपल, लोकल पीपल जिनके साथ में गवर्नमेंट अथॉरिटी बहुत प्यार देते हैं हमको। मुझे बहुत, मुझे आई मीन बड़ी बात है, लेकिन UAE ने मुझे पासपोर्ट भी दिया है। वो
बहुत कम लोगों को वो ऑनररी पासपोर्ट दिया है, तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी लकी। तो एक अलग से प्यार हो गया है। मुझे कोई बोलता है यार यहाँ पे चालू करो, वहाँ पे चलो, नहीं यार यहाँ खुश हैं हम। नहीं, बीइंग अ बिजनेसमैन योरसेल्फ, मतलब लोग कहते हैं कि अच्छा जी हम अब एक्सपैंड कर रहे हैं, अब मतलब यूरोप मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो वी हैव इन आवर जीसीसी, वी हैव ऑल द, हमारा सारे ब्रांचेस जीसीसी में है। बिल्डिंग मटेरियल का वी हैव ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी, सब जगह पे ब्रांचेस है। डैन्यूब होम के ब्रांचेस सब जगह पे है। यूके और इंडिया में अपना सेल्स ऑफिस है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं दुबई से बाहर नहीं निकला हूँ, बट ये प्रॉपर्टी का काम मैं दुबई में कर रहा हूँ, बाकी बिल्डिंग मटेरियल, डैन्यूब होम का काम पूरे जीसीसी में अपना। क्या बात है सर मैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस जो है वो बड़ा आपको फॉलो भी करती है और पाकिस्तानी स्टार्स भी आपके पास आते रहते हैं। 1% का कॉन्सेप्ट जो है वो अगर मैं कहूँ कि जी अगर आपने समझाना हो किसी लेमैन को, तो किस तरह समझाएंगे कि यार ये 1% का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ईजी है। जब बिल्डिंग में, ये प्रॉपर्टी बिजनेस में आया तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी किस तरह से प्रॉपर्टी बिजनेस में आऊँ। यहाँ पे सब बड़े बड़े शेर खान बैठे हुए थे, बड़ा काम कर रहे थे। मैंने कहा इनके साथ मैं काम कैसे कॉम्पीट करूंगा। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि 85% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन द रेंटेड अपार्टमेंट, स्पेशली एक्सपैट जो लेबर क्लास। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं इनको हम प्रॉपर्टी दिया जाए, लेकिन कैसे देंगे, बिकॉज ये वर्किंग क्लास पीपल है, इनको लोन नहीं मिलना ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के अंदर। तो तभी हमने ब्रेनस्टॉर्म किया कि छोटा सा डाउन पेमेंट लेंगे, जो उन्होंने 3-4-5 साल सेविंग किया, 4-5 साल में जो सेविंग किया है वो डाउन पेमेंट लेके फिर 1% में उसको अपार्टमेंट दूंगा। तो जब हमने स्टार्ट किया तो सारे लोगों ने कहा कि ये तो पागल है और ये बहुत जल्दी दुकान बंद करके भाग जाएगा। आधे पैसे जो 1% कलेक्ट लिया है लेके चला जाएगा। लेकिन दिमाग में मेरे कुछ था, जैसे बोला जो कुछ करना है तो करना है, और कैलकुलेटिव रिस्क था मेरा। मैंने बैंकों से बात किया स्टार्ट करने से पहले, देखो ये प्लान है मेरा, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ प्लान, और 1% मुझे पता है ये चलेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे से प्रॉपर्टी ली गए, वही हुआ। और जैसे जैसे प्रॉपर्टी बनती गई तब तक उससे मैंने 60-70% मेरे हाथ में मैंने उनके पास से ले लिया था 1% के हिसाब से। प्रॉपर्टी हैंड ओवर करने के बाद 30-35% उन्होंने जो उनको वो 1% उसी वक्त भी दे रहे थे। ठीक है। मेरा जो 30-35% जो उनके पास से लेना था, मैं बैंकों के पास गया, देखो ये बिल्डिंग रेडी है, इसने 60-65-70% दे दिया है मुझे, अब जो 30-35% जो है आप मुझे दे दीजिए वापस इंटरेस्ट काट के, बिकॉज आपके पास बिल्डिंग रेडी है, आपके पास मॉर्गेज पेपर रेडी है। बैंक को बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो बिल्डिंग भी रेडी है, इसने 60% 70% दे दिया है, तो बैंक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कस्टमर के ऊपर वो लोन ट्रांसफर कर लिया उसने और मुझे पैसे वापस मिल गए। तो ये कॉन्सेप्ट की वजह से बैंक खुश है, कस्टमर खुश है, मैं खुश हूँ। आपकी सबसे ज्यादा क्लाइंटेल कहाँ की है? एशियंस मेरी क्लाइंट, एशियंस है ना ज्यादातर। और आपको पाकिस्तानी ज्यादा आ रहे हैं, इंडियंस आ रहे हैं? इंडियंस भी आ रहे हैं, इंडियन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफी पाकिस्तानी आ रहे हैं, जो वेल टू डू पाकिस्तान से काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं सर, पाकिस्तानी आपको जैसे मैंने कहा ना कि आपकी टिकटॉक वीडियोस और आपकी जितने वायरल कंटेंट्स होते हैं वो तो देखते हैं। सेलिब्रिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इतनी ज़्यादा दोस्तियाँ जो आपकी बन रही हैं, ये फिल्म फेयर सेलिब्रिटी का कॉन्सेप्ट। लकीली फिल्म फेयर मैगजीन जो है मेरे, अगेन वो बोलते हैं ना, एक पल्ले आगे पड़ गई कि किसी फिल्म फेयर मैगजीन कोई और चला रहा था, हमने शो स्पॉन्सर किया था फिल्म फेयर के लिए। अच्छा। कोई और चला, दिल वाले मूवी चल रही थी शाहरुख खान की, तो उसका स्पॉन्सरशिप मैंने किया था प्रॉपर्टी बेचने के लिए। वो शो के बाद वो जो कंपनी चला रही थी, वो कंपनी बेचारा तकलीफ में आ गया तो बैंकरप्ट होकर चला गया। लेकिन उस दरमियान मेरे वो जो ओनर्स थे फिल्म फेयर के, जो आए थे दिल वाले के प्रमोशन के साथ, उससे अच्छी दोस्ती बातचीत हो गई थी। तो जब वो चले गए तो 6 महीने 8 महीने के बाद एडिटर ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, रिजवान आपको फिल्म का बड़ा शौक है और हमारी कंपनी आज की तारीख में ढूंढ रही है नया कोई पार्टनर, तो आपको इंटरेस्ट होगा कि फिल्म फेयर चलाने के लिए। मैंने कहा यार मैं बिल्डिंग मटेरियल लगड़े बेचने वाला, स्टील बेचने वाला, फिल्म फेयर में क्या करूंगा? बोले कुछ भी नहीं है, आपको तो पैशन है, 2-4 मैनेजर रखने हैं और वो चलाएंगे, आपने बस थोड़ा सा बैकिंग देनी है उनको, और क्या करना है। तो मैंने कहा, फिर बैठ के बात किया तो समझ में आया, वो बस वो लग गया, इसकी वजह से फिल्म फेयर आ गया। और जब फिल्म फेयर आ जाता है, फिल्म फेयर आपको पता है कितनी बड़ी, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंटिटी इन द होल ऑफ बॉलीवुड। हाँ जी, हाँ जी, फिल्म फेयर। तो उसके बाद फिर सारे कनेक्शन बॉलीवुड स्टार से भी हो गए। सर नन्हे मुन्ने से मेरे एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं, अगर आपने जवाब देना आप दें, नहीं आपने देना आप कैसे? बट साहब एक्सक्यूज मी, स्टार्ट करें? हाँ जी। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, प्यार। हाय बड़ा धोखा होता है प्यार, जिसके साथ ही ये शो खत्म कर। नहीं सर वाकई, ओए अच्छा आप तो बड़े रोमांटिक। मैं प्यार नहीं करना है बस, वाकई एक दफा हो गया, बड़ा क्या बात हो।
एक चीज जो शायद मैं कभी कर लूं, फिर बोलते तुम पागल नहीं बने, अहमद तुम्हारे से निकाल रहे हैं और तुम उनको देखिए मैंने आपका, आप एक्सक्यूज मी कह सकते हैं। नहीं बोलिए। सर एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करना चाहूँ, फिल्म बनाऊंगा। हाय, मैं तो अगले सवाल भी यही आ रहे हैं। फिल्म बनाऊंगा। हाँ ये एक तो विश लिस्ट में है। हाँ, एक चीज जो मैं अनलर्न करना चाहता हूँ। आई ट्रस्ट पीपल अ लॉट। तो कभी कभी होता है वो कि, लेकिन ठीक है, हो जाता है। हालांकि आपके धंधे में तो आप कहते हैं यार ट्रस्ट मी बड़ा अच्छा। मुझे भी तो भरोसा करना पड़ता है। हाँ ये भी है, ये भी है। अच्छा जी, एक चीज जो मैं अपने बारे में चेंज करना चाहता हूँ फिजिकली, क्या मतलब यार फिजिकली थोड़े बाल लगवाना चाहता हूँ सर। मैंने लगाए बाल ये देखें, कम हो ये गए देखें, तो मुझे, मैं समझता हूँ कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँ। ये देखें। कभी कभी क्या वीडियो के अंदर काफी उसके अंदर नजर आते हैं कि यार बुढ़ा हो गया, फिर ये टमी को थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ। सर करवाएं। देखें अगर आपने अपने ऊपर नहीं ग्रूमिंग करनी तो फिर क्या किस पे फायदा करेंगे? सर? हमारी बिल्डिंग की डेंटिंग पेंटिंग बड़ी जरूरी होती है ऊपर फसाड लगाना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा जी, एक अपना प्रोजेक्ट जो मैं रीडू करना चाहूंगा। मेरे को पसंद आया मेरा प्रोजेक्ट जो लॉन्स, अगर आप देखो ना, इंटरनेशनल सिटी में है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छे प्राइस में बेचा था। लेकिन जब भी जाता हूँ बड़ा सुकून होता है वहाँ पे, बिकॉज बिल्डिंग्स आसपास है, अंदर बीच के अंदर कम्युनिटी है और इतने सारे फैसिलिटीज बनाई हुई है। तो वैसा एक प्रोजेक्ट अगर कोई प्लॉट मिल जाती है, रीडू करेंगे। रीडू को। अरे वाह, क्या बात है। मुझे सबसे बेहतरीन एडवाइस क्या मिली और किसने दी? डैडी ने दी। ओके, आई नो डैडी के बारे में हर एक बंदा बोलेगा कि डैडी की तरफ से, लेकिन ये बहुत बड़ी एडवाइस है और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि हम कोई ना कोई वजह से किसी के साथ रंजिश हो जाती है, कभी किसी कोई काम कर रहा है अपने साथ, या कोई किसी के साथ आपका कोई दोस्ती हो, अब रंजिश हो जाती है, तो हम नॉर्मली क्या होता है, ईगो में आके उसको कुछ बोल देते हैं और उसका बंद कर देते हैं हिसाब किताब, यानी आज से कल से तू मेरा दोस्त नहीं रहेगा, मैं तेरा दोस्त नहीं, और खत्म अपनी कहानी। तो वो मेरे डैडी ने सिखाया मुझे कि डोंट एवर बर्न द ब्रिजेस। आपका कभी किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, या किसी को आप नौकरी से निकाल देते हो, या कोई चले जाता है, या किसी ने कुछ कर दिया, कभी ब्रिज को बंद नहीं करो। दोस्ती हमेशा याद रखो। ठीक है, नहीं समझ में आपको बंदा, बात करो उससे प्यार से और दोस्ती रखो। और यकीन मानो इसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ है मेरे पास, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। बिकॉज जो बंदा जिसके साथ में शायद उसकी शक्ल भी देखना ना पड़े, उसके पास फिर मुझे जाना पड़ता, भैया तू कर ले मेरा काम ये। क्या बात है, क्या बात है। नहीं बड़ी गहरी बात है सर। मेरा सबसे लोएस्ट मोमेंट क्या था जिंदगी में? लोएस्ट मोमेंट था मेरा जब मेरे डैडी एक्सपायर हो गए थे। डैडी मेरा एक्सपायर हो गए थे 16 साल की एज में, वे एक्सीडेंट से। दैट वाज माय लोएस्ट मोमेंट, बिकॉज उस वक्त पूरा डैडी संभाल रहे थे और घर का पूरा जिम्मेदारी मेरे पे आ गई थी। मेरे पूरे रिश्तेदारों ने हाथ ऊपर कर दिया था कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है आपको करना है। तो आई थिंक दैट वाज माय लोएस्ट मोमेंट ऑफ माय टाइम। उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या एक चीज़ जो मैंने आदिल से सीखी? आदिल से सीखी मैंने, आदिल ऐसे बहुत कुछ सीखा, एक चीज़ नहीं। वो बड़ा मैथमेटिक कैलकुलेटिव बंदा है। मैं जो है इंट्यूशन से काम करता हूँ। वो कोई भी, सर आप तो दिल जले हैं, मतलब कि मैं ये करना है, मुझे करना है। एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा। एक दुकान हमने डालनी थी जब आदिल नया स्टार्ट हुआ था, तो मैंने देखा हाँ ये तीन चार गाले ले लो, ये अपने लिए ठीक है। नया बिजनेस में आया था, तो आदिल ने मुझे बोला डैडी ये 4 गाले क्यों ले रहे हैं, इसका एक्सपेंसिव बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा जरूरत है यार, अपने को माल डालना है इसके अंदर। तो बोले मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो और आई विल शो यू कि कितने गाले की ज़रूरत है हमको। तो उसने फिर बैठा पूरा डिज़ाइनर के साथ में और उसने डिसाइड किया कि आपको सर सैनिटरी रखना है, आपको टाइल्स रखना है, आपको गार्डन इक्विपमेंट रखना है। तो सर ये तो 2.5 गाले में अपना काम हो रहा है, तुम 4 गाले 1.5 गाले एक्स्ट्रा ले रहे हो। उसने पूरा डिज़ाइन दिखा के पूरा कंप्लीट ऑन द बताया। तो मैंने कहा बात तो सही है। तो फिर हमने 2.5 गाले लिए फिर। तो मतलब वो सोच समझ के काम करता है, मैं दिमाग से काम करता हूँ। मैं दिल में आ गया चलो करना है। क्या बात है। दुबई में सच्ची दोस्ती मैंने पाई, बहुत अच्छी दोस्ती पाई, अच्छे लोग हैं ये, बट उसके अंदर बहुत सारे बहुत क्लोज दोस्त भी है। हम लोग का एक बहुत सारा ग्रुप है और हम लोग काफ़ी जुल मिल के रहते हैं। 3-4 ग्रुपों में मेरा बहुत अच्छी दोस्ती है, बड़े प्यार से रहते और अच्छा लगता है मुझे उसमें। जिंदगी का बेहतरीन चैप्टर मेरा कौन सा था? जिंदगी का बेहतरीन चैप्टर जब मैंने डैन्यूब बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किया था और जैसे जैसे फर्स्ट मिलियन दिरहम मैंने कमाया और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और बहुत इम्पोर्टेंट था, उससे बढ़कर जो था, जब भी मेरा नवासा पैदा हुआ, दैट मीन्स माई ग्रैंडसन पैदा हुआ, द फर्स्ट ग्रैंडसन विच आई बॉर्न, उस वक्त मैं रोया था। रोया इसलिए था बिकॉज मुझे
बताया नहीं था कि लड़का होगा या लड़की होगा, और मैं हॉस्पिटल में इंतज़ार कर रहे थे। तो नर्स ने आके बताया कि आपके बेटे को बेटा हुआ है। तो दैट मोमेंट वाज खुशी के आंसू थे जो मेरे उसमें आ गए थे। क्या बात है सर, क्या बात है। मेरा सेलिब्रिटी क्रश कौन है आजकल? मैं प्रियंका चोपड़ा पहले से थी, तो अभी भी प्रियंका चोपड़ा पसंद है। सर कौन सा गाना है जो मुझे डिफाइन करता है? एक गाना है जो हमेशा मेरे दिल के करीब है। जैसे मैंने बोला था प्यार नहीं करूंगा, एक वक्त हार्ट ब्रोक हुआ था, बहुत बुरी तरह हार्ट ब्रोक हुआ था। ये शादी से पहले हुआ होगा ना? हाँ शादी। अब शादी के बाद तो कहाँ ये सब कर सकते भाई, मजाल है। शादी के पहले हुआ था, तभी ये भी हार्ट ब्रेक हुआ था। तो वो एक गाना था सोनू निगम का, सोनू मेरा अच्छा दोस्त है, तो जब भी वो मैं कॉन्सर्ट में जाता हूँ ये गाना मेरे लिए जरूर गाता है। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, तो ये गाना मेरा बहुत ही फेवरेट है। क्या बात है सर, ये काश आपके पास इतनी हिम्मत हो कि आप अपने बेगम के सामने भी ये गाना गा सकें, मगर मुश्किल है। अच्छा सर, अगर कभी मैंने अपने पे किताब लिखी, उसका टाइटल क्या होगा? रैग्स टू रिचेस बोल सकता हूँ, या फ्रॉम मुंबई टू दुबई। अच्छा, मैं सोचा आप कहेंगे 1%। ना, वो भी डाल सकता हूँ, 1% मैन, वो भी बोल सकता हूँ, 1% मैन। एब्सोल्यूट एग्री विद यू। ठीक है जी, 1% मैन। 1% मैन। अगर मेरे पे जिंदगी पे फिल्म बनी तो कौन एक्टर मुझे प्ले करेगा? सी, एक्टर में रणवीर सिंह मेरा दोस्त है, तो मैंने उसको बोला भी था अगर फिल्म बनाऊंगा तो शायद मेरा काम करेगा, या रणबीर कपूर काम करेगा। हाँ, दिमाग में तो है, बट हो सकता है ये शायद इन्होंने ज्यादा अगर कोट कर दिया तो किसी छोटे एक्टर के पास चले जाऊंगा। लेकिन ऑप्शंस बड़ी फिल्म लेकिन बनाऊंगा मेरे नाम। नहीं बननी चाहिए। और मेरी जिंदगी की फिल्म की, वो फिल्म का टाइटल क्या होगा? क्योंकि किताब का तो अलग है, फिल्म का टाइटल कुछ और होना चाहिए। सोच में तो जरा फिल्म का टाइटल सर मेरे माइंड में है, कमाल टाइटल है। कमाल का टाइटल है। और साजन नहीं आगे होना चाहिए सर। आई थिंक 1% मैं नहीं डालूंगा, 1% मैं नहीं होगा। क्या बात है सर। आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? इनसिक्योरिटी ऐसे कुछ नहीं है भाई, मतलब बिकॉज जो भी काम करता हूँ बहुत सोच समझ के करता हूँ। मार्केट की इनसिक्योरिटी भी होनी चाहिए, वो भी बहुत सोच समझ के मैंने प्रॉपर्टी लॉन्च की है। एक वन प्रोजेक्ट एट ए टाइम लॉन्च करता हूँ, उसका माल बेचने के बाद ही सोचता हूँ कि दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च करूँ। तो ऐसा कोई इनसिक्योरिटी जैसा नहीं है, बट ऑफकोर्स इनसिक्योरिटी ऐसा होता है कि कभी कोई अनफोरसीन सर्कमस्टेंसेस आ सकती है, जैसे कोरोना आ गया, लेमन ब्रदर्स आ गया, वो नहीं आया अल्लाह करे, बिकॉज और कोई इनसिक्योरिटी नहीं। और लास्ट सर, मेरी लेगेसी क्या होगी? मेरी लेगेसी ये हुई कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप देखो बिजनेस में, तो फर्स्ट जनरेशन है ना, वो बहुत मेहनत करता है। आज भी रात को मैं 9:30-10 बजे तक काम करता हूँ, सैटरडे को भी काम करता हूँ, संडे को भी काम करता हूँ। मेरी लेगेसी जो मेरा बेटा है या मेरे भाई लोग हैं, मेरा भाई भी काम करता है काफ़ी सारा अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बेटे जो है वो उस लेगेसी को फॉरवर्ड करे, और जो ये बिल्ड किया एम्पायर हमने उसको कंटिन्यू करे। और ऊपर वाले की दुआ से आज की तारीख में मेरा बेटा, मेरे भाई के दोनों बेटे, वो भी माशाल्लाह दोनों ग्राउंडेड है, दोनों अपना अपना बिजनेस हमारे ग्रुप के अंदर ही संभाल रहे हैं। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि सेकेंड जनरेशन जो है वो लेगेसी को फॉरवर्ड डाले, और हम दिमाग में उसके वही डालते हैं कि देख बेटा, तुमको तो हमने एक लेवल पे खड़ा किया है कि तुम लेगेसी को आगे लेके जाओगे, बट थर्ड जनरेशन को कैसा आगे लेके जाना वो तुम्हारे पे रहेगा। एंड ये कहते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन 60-70% ऑफ द बिजनेस डू नॉट सक्सीड इन द सेकेंड, एंड थर्ड जनरेशन में 10% भी सर्वाइव नहीं करते। तो वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जैसा इनके ऊपर इनबिल्ड किया हुआ है कि काम अपना करना है, वैसा कोशिश ये करना है कि उन्होंने अपने बच्चे को भी लेगेसी को फॉरवर्ड करना है। क्या बात है सर। और इसी खूबसूरत बात पे सर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी बेगम को आपकी सबसे बुरी बात क्या लगती है? मैं काम करता हूँ बहुत, सबसे बुरी बात ये लगती है उनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो बको वो जानती है कि इसका ये पैशन है, तो अभी एक्सेप्ट कर चुकी है कि भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता है इसका, ये तो अभी इसको ये चैप्टर को क्लोज करने बट उसको कोशिश करता हूँ, जब भी ट्रैवल करता हूँ, कोई बिजनेस ट्रैवल में उनको साथ में लेके जाता हूँ, तो उतना टाइम गुजारता हूँ। लेकिन फिर भी शिकायत तो रहती है, आप लेके जाते हो मुझे सिर्फ प्लेन में बिठाने के लिए, बाकी तो तुम अपने काम में लगे रहते हो। नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। एंड बाय द वे आई एम जस्ट वांट टू टेल यू, मेरे काफ़ी रिश्तेदार जो है पाकिस्तान में है, मेरे मामू, अरे मासी, उन सबको मेरा सलाम। और काफ़ी दोस्त लोग हैं पाकिस्तान में,
और यहाँ पे भी आदिल के काफ़ी दोस्त है जो पाकिस्तानी है, जो उनके साथ में उस स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो एक अच्छा गहरा रिश्ता है हमारा पाकिस्तान से। एंड मुझे अच्छा लगता है कि मैं 2 बार गया हूँ पाकिस्तान में, और जिस तरह से हॉस्पिटलिटी वहाँ मिलती है अजब की। नहीं सर, आप कभी इंशाल्लाह मौका मिले ज़रूर पाकिस्तान आए, आपको कढ़ाई गोश्त ऐसा मैं खिलाऊंगा कि आप कहेंगे आहा। आप कढ़ाई गोश्त की बात करो, वही मैं आपको बोलना चाह रहा था। लास्ट टाइम गया था मैं कढ़ाई गोश्त खाने के लिए, और मैंने बोल दिया कि ये कढ़ाई गोश्त अच्छी है, ओके, बहुत पसंद आया मुझे। तो मामू ने क्या किया, ऐसा है ना, तो बॉल में होता है, बॉल ऐसा डाल दिया, ये कढ़ाई गोश्त तू खाएगा, उठे खाए बगैर उठेगा नहीं। खा तो लिया मैंने, दूसरे दिन पेट इतना खराब के पूछो नहीं। नहीं करेंगे, आजकल डाइट पे हम लोग ज़्यादा देंगे, तवज्जो देंगे। वैसे थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। थैंक यू बट साहब, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। आप बड़े अच्छे किस्म के बंदे हो, यू टॉक वेरी वेल, यू कैन टेक आउट फ्रॉम एवरीबॉडी, जिससे निकालना चाहिए ना जो बात, वो निकाल सकते हो टाइम पे। इम्प्रेस्ड। थैंक यू भाई। भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके तो अगर आपने दुबई आना है और अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको पता है कि सिर्फ एक ही बंदा है जिससे आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और वो है मिस्टर साजन। इनकी फिल्म में मैं भी शायद छोटा सा रोल करूंगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तानी हीरोइन से भी मेरा एक या महविश को मिले हुए हैं। हाँ, महविश को तो मिला हूँ। महविश फ्रेंड है मेरी, बट उसके अलावा बहुत सारे हीरोइंस को नहीं मिला हूँ। माहिरा को मिला हूँ, तो बाकी बहुत सारी अभी हीरोइन उभरती आ रही है, तो जरा भी कुछ काम करना है मेरे साथ में, छोटा मोटा रील वील बनाना है, हमेशा अवेलेबल हो। तो साथ सर हमारी फिल्म आ रही है हुमायूं की, इंशाल्लाह। हुमायूं मेरा बहुत अच्छा दोस्त है सर, वो आएंगे हम लोग प्रमोट करने, इंशाल्लाह। थैंक यू, ख्याल रखें। थैंक यू।